हेलो एंड वेलकम बैक। तो फिर से स्वागत है आप सभी का रतन अर्थनीति में। तो आज हम लोग शुरू करेंगे, ये दूसरी क्लास है जिसमें हम लोग सुपर फास्ट, जितना तेज़ हो सके उतना तेज़ हम लोग इकोनॉमिक्स के जो प्रीवियस ईयर उसको हम लोग क्या करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं क्लास में और बहुत तेज़ी से रिवीजन करेंगे फटाफट 80 क्वेश्चनों को। चलिए क्लास में आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस शानदार से क्लास को। चलिए हम आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, जो कि हमने पहले 40 क्वेश्चन जीएस में कर लिए थे। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। व्यक्तिगत समंगमाला में माध्यिका मूल्य ज्ञात करने के लिए निम्न में से किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी जो व्यक्तिगत समंगमाला है जिसमें माध्यिका मूल्य ज्ञात करने के लिए निम्न किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए माध्यिका का सूत्र क्या होता है, ठीक है। साइज आप देखिए n+2, ठीक है। जो माध्यिका बराबर होता है n+1/2, ठीक है। ये इसके माध्यिका का सूत्र है। चलिए अब चलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। यानी 42 क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है। पहला दिया विस्तार दिया है, फिर विचरण गुणांक दिया है, फिर प्रसरण दिया है, फिर अंत चतुर्थक विस्तार दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, विस्तार। विस्तार क्या है, विस्तार जाएगा आपका सीधे किससे मिलान होगा विस्तार का। अगर दिया है मानक विचलन, चलिए विस्तार का हो जाएगा आपका, ये सीमित जानकारी का उपयोग करता है। जो विस्तार क्या करता है, वो सीमित जानकारी का उपयोग करता है। अब उसके बाद अगला कौन सा है, विचरण गुणांक। जो विचरण गुणांक है वो करता है अपकिरण, अपकिरण के का माप करता है, यानी अपकिरण के सापेक्ष माप। यानी विचरण क्या हो गया, ये हो गया तीसरा हो गया, यानी कि बी का क्या हो गया, तीसरा हो गया। फिर प्रसरण क्या है, प्रसरण के लिए देखते हैं। प्रसरण करता है कि जो मानक विचलन का वर्ग, कहाँ गया, ये मानक विचलन का वर्ग एक हो गया, और जो ये सीधे चौथा का चौथा दिख ही रहा है, ठीक है। तो विस्तार की तुलना में छोटा। तो हम लोग इसके ऑप्शन पे आते हैं, यानी कि क्या हो गया इसका, ये हो गया 2, 3, फिर उसके बाद 1, 4, 2, 3, 1, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फटाफट। चलिए इसमें हो गया दो दो क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें दिए सवाल दिया है, यदि दो समाश्रयों समीकरण y = 151 माइनस 0.45x और x बराबर दिया है -20 और प्लस 0.8 दिया है, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसमें हम लोग आते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है कि इसको निकालना क्या है, इसका जो सूत्र है इसमें क्या निकालना है, इसका सहसंबंध का गुणांक का मान निकालना है। सहसंबंध जो गुणांक का सूत्र होता है, यानी आर, आर यानी छोटा आर होता है, ठीक है। तो आर बराबर क्या होगा, करणी में, ठीक है, बी वाई एक्स माइनस बी एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पे जो x के बगल में जो संख्या थी वही b है, ठीक है। जो x के समय जो है वही, उसी को बोलते हैं b, ठीक है। और उसी का जो मान है, ठीक है, ये y, जैसा लोग देख रहे हैं ना यहाँ पर ये y है, ठीक है। तो ये हो गया yx हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, यानी यानी y और x का मान कितना हो गया, -0.45, ठीक है। और वैसे ही देखिए यहाँ पर है जो 43 नंबर में इसमें है, यहाँ पर भी वैसे दिया है। तो इसमें हो जाएगा ये x का मान है, तो ये हो जाएगा x y का मान, ठीक है। x y का मान क्या है, इसमें दिया है ये +0.80, ठीक है।
तो अब इस मान को हम लोग पुट कर देंगे, पुट करेंगे तो ये आएगा आपका ऐसे, ठीक है। इसमें करेंगे कितना होगा, ये माइनस में हो जाएगा 0.45 और क्या इसमें दिया है, यहाँ पे गुणा होता है, ठीक है, ये गुणा होगा। आप लोग उसको क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब दोनों का मान क्या है, गुणित हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया 10.80 यानी ये प्लस में है, ठीक है। तो जब गुणा करेंगे कितना मान आएगा, इसका मान आएगा 0.36, कितना आएगा 0.36, ठीक है। फिर जब इसको ऐसे करेंगे तो ये आएगा, ये इसका कड़ी में है, इसका मान कितना आएगा 6 आएगा, 0.6, कितना मान आएगा 0.6 आएगा। और जब भी होता है हम सहसंबंध का मान क्या होता है, जब भी होता है वो प्लस में होता है, कितने में होता है, प्लस में होता है, हम हमेशा ध्यान देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माध्य के चहु और तृतीय मूवमेंट निम्नलिखित माप में से माप का करने में उपयोगी है, यानी माध्य के चहु और तृतीय मूवमेंट निम्नलिखित का माप करने में उपयोगी है, कि जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की है, विसर्जन की है, नुकीलेपन की है, या सममितता की है। तो देखिए मध्य और चहु, ठीक है, ये होते हैं विषमता या सममितता मापने के लिए, ठीक है, ये विषमता या सममितता मापने के लिए होती है, ठीक है, जहाँ मध्य चहु आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब खेलते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, इसमें लिखा है दो चरों की स्थिति में केवल एक ही प्रति प्रतीप गमन रेखा होगी, यह सहसंबंध है, ठीक है, अत्यधिक है, पूर्ण है, या शून्य है, या पूर्ण है। तो देखिए जो भी होता है, ठीक है, दो चरों की स्थिति में केवल एक ही प्रतिगम रेखा होना पूर्ण और सहसंबंध को दर्शाता है, यानी कि दो चरों में एक ही प्रतिगम रेखा पूर्ण दिखाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, लहरेज वक्र के माध्यम से अध्ययन किया जा सकता है। लहरेज वक्र के माध्यम से क्या अध्ययन किया जा सकता है, औसत को किया जाता है, प्रकीर्णन किया जाता है, सहसंबंध की सूचकांक। तो जैसा कि आपको पता है लहरेज वक्र के माध्यम से हम क्या करते हैं, प्रकीर्णन यानी डिस्पर्जन, क्या करते हैं, डिस्पर्जन को मापते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का हो जाए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि यदि एक गांव के कृषकों की 3 कमेटियों में बांटा जा सकता है, ठीक है, कोई एक गांव है जिसमें कृषक की 3 कमेटी में बांटा गया है, एक सीमांत हो गया, एक छोटे हो गया, एक बड़े, और फिर प्रत्येक कोटि को यादृच्छिक रूप से 50 कृषकों का एक नमूना लिया जाता है। तो यह क्या कहलाता है, यानी कि क्या करता है, यानी कि अब पहले क्या, पहले 3 कोटि में बांटा गया, ठीक है, एक गाँव है बहुत बड़ा है, ठीक है, जिसमें सीमांत छोटे और बड़े प्रत्येक को क्या करता है, उसमें क्या है, उसमें कोई नमूना लिया गया, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये प्रणाली कहा जाएगा, कि अनुक्रमित नमूनाकरण, या क्लस्टर कहा गया, या भूचरणी कहा जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें ये कहा जाता है, इसमें कहलाता है ये अनुक्रमित, यानी पहले क्रमित किया गया, यानी कि पहले बांटा गया 3 कोटियों में, फिर छोटे बड़े सीमांत किया गया, फिर उसके बाद लिया गया, तो ये क्या कहलाएगा, ये अनुक्रमित नवीनीकरण कहलाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 47 का बी। और 48 का कहता है, 48 नंबर देखते हैं, भारतीय निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया, यानी कि भारतीय भारतीय जो निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड किस मंत्रालय में स्थापित किया जाता है। तो इसको हम लोग इसका जो राइट उत्तर होता है, इसको जो कि वाणिज्य मंत्रालय कहाँ होता है, ये होता है वाणिज्य मंत्रालय में, ठीक है। जो कि विश्व बाजार में हुआ, विश्व बाजार में भारतीय उत्पादों की छवि बेहतर बनाने के लिए निर्यातों को प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। और इसके लिए जो है, जो भारत सरकार ने वाणिज्य मंत्रालय इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड, जो कि कब किया था, जो 11 जुलाई, कब किया था, 11 जुलाई और 1996 में, 11 जुलाई 1996 में उन्होंने क्या किया था कि जो वाणिज्य मंत्रालय इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड का जो है स्थापना किया था, ठीक है। और इस फंड का उद्देश्य क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो बाजार में भारत के निर्मित लेवल को क्या है, गुणवत्तापूर्ण मतलब कि बनाना है, यह तो बात है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 का कहता है, वह कीमत जिस पर भारतीय खाद्य निगम सर्वाधिक वितरण के लिए खाद्यान्न का वितरण करता है, ठीक है।
वह कीमत जिस पर भारतीय खाद्य निगम सर्वाधिक वितरण के लिए खाद्यान्न का वितरण करता है। क्या समर्थन कीमत कहलाएगा, एकत्रण कीमत कहलाएगा, निकासी कीमत कहलाएगा, या वैधानिक न्यूनतम कीमत कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए उसको देखिए आप लोग कभी समर्थन कीमत बोल देंगे। ठीक है, समर्थन कीमत वो नहीं होता। समर्थन कीमत तो जो MSP हो गया वो हो गया कि हाँ इस पर मतलब कि तय हो गया। ठीक है, लेकिन जब क्या करता है, जब सरकार क्या करता है कि जब क्या बोलते हैं, जब वितरण के लिए करता है तो क्या करते हैं, एकत्री क्या बोलते हैं उसको, नहीं, जो वितरण के लिए खाद्यान्न को वितरण करता है, जब वितरण करेगा तो उसमें कर रहेगा निकासी, निकासी कीमत। यानी जो उसको जब मार्केट में जब आएगा बेचने के लिए, यानी जब वो जो नहीं था आप लोग कोटे पे जाते हैं तो जो कहता है कि उचित मूल्य के दुकानदारों पर अनाज को बेचता है तो उसको निकासी कीमत कहा जाएगा, निकासी कीमत पे देता है। यानी इस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब 50 नंबर देखते हैं। 50 नंबर क्या कहता है, परंपरागत कृषि। परंपरागत कृषि विकास योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देता है। यानी जो परंपरागत कृषि है विकास योजना किसको उद्देश्य देता है, ड्रिप सिंचाई को, जैविक कृषि को, बागवानी को, कि सब्जी के उत्पादन को। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो भी होगा, जो भी आजकल क्या करता है, आजकल जैविक कृषि बहुत ध्यान दिया गया है, जैविक कृषि पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इसलिए इसका नंबर ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। यानी 50 का क्या होगा, 50 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी पूंजी की कमी कारण होती है। यानी कौन सी बेरोजगारी जो है, जो पैसे कमी, पूंजी कमी कारण होती है। मौसमी बेरोजगारी होती है, चक्री बेरोजगारी होती है, प्रौद्योगिकी बेरोजगारी होती है, या संरचना बेरोजगारी होती है। ठीक है, तो देखिए जो भी बेरोजगारी, ठीक है, यानी कि पैसे कमी का होती है, जिससे जो इसे विकासशील देश हैं या अविकसित देश हैं उनमें क्या होता है कि उसमें भी से भारत भी आता है, जो कि बेरोजगारी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर समग्र मांग कमी पाई जाती है। ठीक, वहाँ पैसा नहीं है, बल्कि जो कि क्या होती है, पैसा नहीं होता है तो मांग में कमी आएगी। तो उसी को बोलते हैं संरचनात्मक। ठीक है, यानी जो क्या बोलते हैं, तो अब संरचना, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या क्या होगा, डी होगा। पहले राष्ट्रीय श्रम, यानी 52 नंबर क्या होता है, पहले राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किया गया। यानी पहले राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब किया गया, ये बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए है 1951, ऑप्शन नंबर बी 1961, ऑप्शन नंबर सी 1966, ऑप्शन नंबर डी 1991। इसका राइट उत्तर दीजिए आप लोग। चलिए, तो देखिए जो आपका था, जो पहला राष्ट्रीय श्रम आयोग, उसका गठन कब किया गया था, वो किया गया था 24 दिसंबर। कब किया गया था, 24 दिसंबर। ठीक है, 1966 में, 24 दिसंबर 1966, 24 दिसंबर 1966 में राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, 53 नंबर। प्रच्छन्न बेरोजगारी तब होती है जब, ऑप्शन नंबर ए कुल श्रम, उपलब्ध श्रम नियुक्त श्रम से अधिक हो। यानी कुल जितने कुल उपलब्ध श्रम नियुक्त श्रम से अधिक हो। या फिर क्या होता है, कुल उपलब्ध श्रम आवश्यक श्रम से अधिक हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि जहाँ पर कुल उपलब्ध श्रम है, ठीक है, आवश्यक श्रम से जब अधिक श्रम वहाँ पे होगा, श्रमिक होंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, वहीं पर क्या होगी, प्रचंड विषय बेरोजगारी होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर। साइमन कुजनेट्स के अनुसार राष्ट्रीय आय को मापने की कितनी विधियाँ हैं। देखिए साइमन कुजनेट के अनुसार जो जिसमें दिया है 2, 3, 4, 5, तो जो साइमन कुजनेट्स है वो राष्ट्रीय मापने की 3 विधियाँ बताई। कितनी विधि है, 3। ठीक है, सबको पता है कौन कौन सी विधि है। पहला है उत्पाद, ठीक है, दूसरा है आय विधि, तीसरा है व्यय विधि। ठीक है, उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 55 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि BK आर बी राव संबंधित किससे हैं। तो पंचवर्षीय योजना से हैं, भारतीय वित्त आयोग से हैं, राष्ट्रीय आय से हैं, सही विकल्प या फिर सभी सही है। तो देखिए जो BK आर बी राव है वो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। किससे संबंधित है, राष्ट्रीय आय से। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पहली बार वैज्ञानिक गणना दी थी। कब दी थी, 1931-32 में, 31-32 में, 1931-32 में इन्होंने जो राष्ट्रीय आय की क्या थी, एक वैज्ञानिक गणना दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में, 56 नंबर। ये कहता है निम्नलिखित में से वक्र का इस्तेमाल किस वक्र का इस्तेमाल जनसंख्या विकास
की दीर्घकालीन वृद्धि को प्रदर्शित करने में किया जाता है। यानी कि निम्नलिखित कौन सा वक्र है जिसका इस्तेमाल क्या करता है, जो जनसंख्या विकास की दीर्घकालीन वृद्धि को प्रदर्शित करता है? प्रासामान्य वक्र, लॉजिस्टिक वक्र, घातांकी वक्र या संचयी आवृत्ति वक्र? इसका राइट उत्तर क्या होगा? देखिए, दीर्घकालीन के लिए किया जाता है लॉजिस्टिक वक्र। ठीक है, याद कर लीजिएगा, जो कि जनसंख्या जो विकास को जो है, ठीक है, दीर्घकालीन वृद्धि को लॉजिस्टिक वक्र के माध्यम से देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से वर्तमान जनसंख्या नीति का उद्देश्य नहीं है, यानी वर्तमान जनसंख्या नीति का क्या उद्देश्य नहीं है? तो इसमें दिया है पहला ऑप्शन नंबर ए, मातृत्व मृत्यु में कमी लाना, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, संक्रामक रोग की रोकथाम एवं नियंत्रण, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका क्या क्या उत्तर होगा? देखिए इसमें से दिया है नहीं, नहीं पे ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, देखिए ये भी है, ये भी है और ये भी टीकाकरण वगैरह लगता है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि 57 का डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेंगे जनगणना 58 नंबर क्या कहता है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम प्रतिशत शहरी जनसंख्या है? बिहार में है, उड़ीसा में है, हिमाचल प्रदेश में, मेघालय में है। देखिए, जो हिमाचल प्रदेश में केवल 10% शहरी जनसंख्या, कितनी है? 10%। 90% क्या है? 90% ग्रामीण है। ठीक है, 90% ग्रामीण है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 58 नंबर का सी। चलिए अगला 59 नंबर क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैका वाइनर के अनुसार विकास का एक सूचक है? यानी निम्नलिखित कौन सा एक जैका वाइनर के अनुसार विकास का सूचक है? समग्र बचत, समग्र निवेश, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो देखिए विकास का सूचक कब होगा? जब प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, वही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब आते 60 पे। भारत में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया गया, यानी भारत में न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम कब चलाया गया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, तृतीय में, पाँचवीं में, तो कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट उत्तर होगा सी, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में ही चलाया गया था भारत में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत की महिलाओं के उत्थान के लिए नहीं है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिलाओं के लिए, सुकन्या समृद्धि योजना महिलाओं के लिए, जेंडर बजटिंग महिलाओं के लिए, ये उजाला योजना महिलाओं के लिए नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब इसमें दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, 62 क्वेश्चन बोलता है विकसित देशों में समृद्धि का सबसे प्रमुख कारक होता है, यानी जो विकसित देश है उसमें समृद्धि का सबसे प्रमुख कारक क्या है? तकनीकी प्रगति है कि हरित क्रांति है कि पूंजी संचय यानी कि जनसंख्या नियंत्रण है? तो देखिए ध्यान दीजिए, जो जितने विकसित देश हैं, विकसित देशों के लिए जो तकनीकी प्रगति बहुत तेज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 63 नंबर। भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई? भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई? तो सबको पता है 1991 में LPG आई, उसी में नई आर्थिक नीति अपनाई गई भारत में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, धारणी विकास की सर्वाधिक लोकप्रिय परिभाषा किसने दी? यानी धारणी विकास की सबसे लोकप्रिय परिभाषा किसने दी? विश्व विकास रिपोर्ट ने दी, UNDP रिपोर्ट ने दी, ब्रटलैंड ने दी, या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष रिपोर्ट ने दी? ठीक है, तो जहाँ तक बात है धारणी विकास की, जो धारणी विकास की जो परिभाषा दी थी वो दी थी ब्रटलैंड रिपोर्ट है। ठीक है, जो कि 1987 में, कब में? 1987, 187। ठीक है, 1987 में दी गई थी। ठीक है, चलिए अब 65 नंबर बातें हैं। निचले स्तर से नियोजन को क्या कहते हैं? जो निचले स्तर से नियोजन क्या कहते हैं? यानी जो जो नियोजन निचले स्तर का होता है उसको क्या कहते हैं? विकेंद्रीय नियोजन, क्रियात्मक नियोजन, संरचनात्मक नियोजन या केंद्रीय नियोजन? ठीक है, जो निचले स्तर का नियोजन उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं विकेंद्रीय नियोजन। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं विकेंद्रीय नियोजन। ठीक है, चलिए जो और जो केंद्रीय नियोजन है ये सबसे उच्च होता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत की शहरी ग्रामीण को गरीबी को कम करने हेतु लक्ष्य करी थी? ये हो गया मनरेगा हो गया, ये SJGIY हो गया, ये SJSRY हो गया, यानी ये हो गया SJSRY। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट उत्तर होगा। अब चलते हैं 67 नंबर पर। विश्व बैंक समूह निम्नलिखित में से गठनों में उनकी स्थापना वर्ष के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसको बढ़ते क्रम में क्या व्यवस्थित करना है? ठीक है, तो इसमें हम लोग आते हैं। चलिए इसमें क्या है, इसमें पहला क्या दिया है? IBRD।
IBRD की जो स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1944। कब हुई थी? 1944। और जो IDA है, IDA की हुई थी 1960 में, ठीक है। और IFC की हुई थी, ये हुई थी 1956 में। और मीगा, मीगा कब आया था? मीगा आया था 1988 में, ठीक है। तो आप लोग सेट कर लीजिए। यानी सबसे क्या है, बढ़ते हुए क्रम में करना है। यानी सबसे सबसे लेट में कौन आया? बढ़ते हुए क्रम, यानी ए हो गया, ठीक है। यानी पहले आएगा ए, ठीक है। ए सब में दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, दूसरे नंबर पे क्या है, आपका आ रहा है 1956, यानी IFC, यानी सी आएगा। ए और सी, यहाँ भी है सी, यहाँ भी सी है, ठीक है। और फिर कब आएगा, फिर आएगा आपका बी। तो बी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन अर्थ नंबर बोलता है कि अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संरक्षक निम्न में से कौन सा है? यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संरक्षक IMF है कि IBRD है कि IFC है कि WTO है? WTO। तो इसका ऑप्शन राइट उत्तर क्या होगा? डी, यानी WTO इसका है संरक्षण है। सबको पता है इसके बारे में। और जो कि 1995 में स्थापना हुई थी। 69 क्वेश्चन, भुगतान संतुलन में असंतुलन का क्या कारण है? भुगतान संतुलन में असंतुलन का के क्या कारण है? तो चक्रीय उच्चावचन वचन है कि आय प्रभाव में कीमत प्रभाव है, व्यापार घाटा है, क्या पूरक में सभी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो सभी चीज़ें हैं, ठीक है। भुगतान असंतुलन कारण क्या हो सकता है? चक्रीय उच्चावचन हो सकता है, आय प्रभाव कीमत प्रभाव हो सकता है, व्यापार घाटा हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है? निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प है। निम्नलिखित से आयात, कोटा, प्रशुल्क हो गया, उत्पाद कर हो गया, अवमूल्यन हो गया। देखिए भिन्न विकल्प की बात हो तो देखिए आयात, कोटा, उत्पाद कर, ये सब क्या संरक्षण वाली नीति है, अवमूल्यन नहीं है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब 71 नंबर क्वेश्चन कहता है, देश के द्वारा आयात पर परिणात्मक प्रतिबंध किस ओर प्रवृत्ति करता है, ठीक है। यानी देश के द्वारा आयात पर परिणात्मक प्रतिबंध वो किस ओर प्रवृत्त करते हैं? तो आयातित उत्पाद के लिए मांग ह्रास, आयातित उत्पाद के लिए मांग वृद्धि, आयातित उत्पाद के लिए आपूर्ति वृद्धि, आयातित उत्पाद के लिए आपूर्ति में ह्रास, ठीक है। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा? तो देखिए इसमें होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, आयातित उत्पाद की आपूर्ति में ह्रास। यानी जो आयातित क्या होगा, जो प्रतिबंध होगा तो क्या होगा, जो आयातित उत्पाद होगा उसकी आपूर्ति में क्या होगा, ह्रास होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते। चलिए 71 नंबर कहता है कि जे वक्र की संकल्पना के अनुसार अवमूल्यन सहायक होता है। अल्पकाल तथा दीर्घकाल में केवल, अल्पकाल में केवल, दीर्घकाल में केवल विस्तृत में। देखिए जे वक्र है, ठीक है, ऐसे ही जाता है जे वक्र, ठीक है। और उसके बाद ये यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये पहले अल्पकाल में है, ये अल्पकाल में क्या है, ये अल्पकाल में ये घाटा जाएगा मूल्य, लेकिन जब दीर्घकाल में जाते जाते यहाँ पर ये फायदा होने लगता है, ठीक है। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा? राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सी होगा, ठीक है। जे वक्र क्या है, जो कि केवल दीर्घकाल में फायदेमंद होता है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 73 नंबर, यदि व्यापार की अंतर्राष्ट्रीय शर्तें उस स्तर पर तय होती हैं जो कि प्रत्येक देश के अवसर लागत के बीच क्या पड़ता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शर्तें तभी लागू होंगी दो देशों के बीच में जबकि दोनों देशों को क्या उस व्यापार से लाभ होगा, ठीक है। तो इसमें लाभ कहाँ दिख रहा है? दो देशों को व्यापार से लाभ होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 कहता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के आयात निर्यात में उत्पाद साधन संरचना संदर्भ में लियोन्टिफ विरोधाभास। लियोन्टिफ विरोधाभास क्या है? तो वो क्या करता है कि हेक्सचर ओलियन की पद्धति का समर्थन नहीं, वो खंडन करता है। हेक्सचर ओलियन पद्धति का क्या करता है? वो खंडन करता है। खंडन इसलिए करता है क्योंकि वो अमेरिका श्रम और पूंजी दोनों गहन है, लेकिन वो क्या बोलता है, वो लेकिन फिर वो श्रम ग्रहण वस्तुओं का क्या बोलता है, निर्यात करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए मार्शल लॉ की दिशा के अनुसार विदेशी व्यापार का बाजार स्थिर होने के लिए आयात मांग निर्यात मांग की लोच का क्या होना चाहिए, ठीक है। देखिए आयात मांग जब निर्यात क्या है, इसमें क्या दिया है, निर्यात मांग की लोच का योग क्या होगा, यानी क्या होता है विदेशी मुद्रा व्यापार में स्थिर होने के लिए। यानी जब स्थिर होगा कब होगा, यानी जब एक के बराबर होगा। फायदा कब होगा? जब एक से अधिक होगा, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन बना हुआ है, ठीक है। तो समानतः इसका उत्तर आयोग ने डी माना है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 76 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेल नहीं है? तो अवसर लागत हैबरलर का है, प्रस्ताव वक्र मार्शल एजवर्थ वही है, ठीक है। विपत्तिकारी समृद्धि ये जगदीश भगवती की है, ठीक है।
जगदीश भगवती, ठीक है। तो सम्मेलन से नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि यही गलत है, ये सही है। और व्यापार का गुरुत्व मॉडल 10 वर्जन हो ही गया, ठीक है। अब 77 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक्जिम आयात निर्यात बैंक वित्तीय, ये सही है, सुमेलित है। और आरबीआई औद्योगिक वित्त है ही, और आरबीआई बैंकों का बैंक है ही। अलग क्या है इसमें है कि एफसीआई वाणिज्यिक बैंक संस्थाओं को वित्तीय सहायता, नहीं भैया ये उसका नहीं है, ये इसका काम है वो जो खाने पीने की चीज़ें खाद्यान्न प्रबंधन के लिए एफसीआई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब 78 नंबर क्वेश्चन, ये बैंक आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में प्रविष्ट है, इनका भुगतान की गई पूंजी समग्र अर्जित अंक 5 लाख रुपए से कम नहीं है। ये आरबीआई को संतुष्ट करते हैं कि उनके कार्यों को जमाकर्ताओं के हित साधे जाते हैं। ये बैंक के संदर्भ में देखिए, इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो इसका जो राइट उत्तर आपका होगा, इसको बोलते हैं अनुसूचित बैंक। जितने भी अनुसूचित बैंक है क्या होते हैं, इनकी समग्र आरक्षित का मान 5 लाख रुपए से कम नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसका राइट उत्तर क्या होगा, अनुसूचित बैंक, इसका आप लोग लिख लीजिएगा, ये अनुसूचित बैंक, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 79 आरबीआई किस मूल्य तक मुद्रा नोट छाप सकता है। तो इसका राइट उत्तर होगा 10,000, 10,000 तक के वो नोट छाप सकता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर मुद्रास्फीति 80 नंबर, मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए केंद्रीय बैंकों को निम्नलिखित से क्या कदम उठाना चाहिए। जो मुद्रास्फीति को नियंत्रण के लिए क्या करना चाहिए, कि वो क्या करना, मार्केट से पैसा क्या करें, गायब करें, तब तो होगा। तो खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को बिक्री, यानी यही ऑप्शन नंबर सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब 81 नंबर पे आते हैं। 81 नंबर क्या कहता है कि वाणिज्य प्रपत्र में भारत में सर्वप्रथम के प्रारंभ, जो वाणिज्य प्रपत्र है भारत में सर्वप्रथम कब गया था, ये किया गया था, ये 1990 में किया गया था, 1990 में, ठीक है। तो निकटतम उत्तर है 1989, यानी क्या है 1990 में किया गया था, क्लियर। चलिए अब बोला है 82 क्वेश्चन, बाह्य प्रवाह वाणिज्यिक बैंक पर किस प्रकार का प्रभाव छोड़ते हैं। जो बाह्य प्रवाह है वाणिज्यिक बैंक पर किस प्रकार का प्रभाव छोड़ते हैं। तो जो बाह्य प्रवाह है वो क्या करते हैं, बैंकों की अर्जित निधि को घटाते हैं, ठीक है। जमाओं और वृद्धि को वृद्धि करते हैं, साख सृजन में वृद्धि करते हैं, मांग जमा में सृजन करते हैं। तो जो 82 नंबर है, 82 नंबर का आपका होगा, जिसको बोलते हैं कि देखिए, जो वाणिज्यिक बैंक है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो बैंकों की अर्जित निधि को घटाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये है अर्जित निधि को घटाते हैं। चलिए ऑप्शन अब ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है, 83 क्वेश्चन, 83 नंबर बोलता है कि फिलिप्स वक्र के अनुसार बेरोजगारी की प्राकृतिक दर पर लौट आएगी। मौद्रिक दर न्यूनतम मजदूरी दर के बराबर होगी तब लौट आएगी, या वास्तविक मजदूरी दर पुनः दीर्घकाल में संतुलन पर वापस आ जाएगी, या मौद्रिक मजदूरी स्फीति दर पर अधिक तेजी से बढ़ रही है, या फिर स्फीति मजदूरी में बढ़ोतरी से अधिक हो। तो जो फिलिप्स बोलते हैं कि जो है, जो बेरोजगारी प्राकृतिक दर पर वापस लौटेगी कब, कि जब वास्तविक मजदूरी पुनः दीर्घकाल में संतुलन स्तर पर आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है, अर्थशास्त्री अप्रत्यक्ष स्फीति को बकाया सरकारी ऋण के वास्तविक मूल्य को कम करता है, इसे क्या कहते हैं, ठीक है। यानी जो अर्थशास्त्री जो है, अप्रत्यक्ष जो स्फीति है, जो कि बकाया सरकारी ऋण के वास्तविक मूल्य को कम करता है, उसे क्या कहते हैं। स्फीतिक भार करते हैं, स्फीतिक चूक करते हैं, टकसाली लाभ करते हैं, स्फीतिक कर करते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे स्फीतिक कर करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है 85 नंबर, स्फीतिक अंतराल की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है। जेमकिंस ने किया, एसीपिगो ने किया, मार्शल ने किया, जे हिक्स ने किया। तो स्फीतिक अंतराल की अवधारणा को जो बोलते हैं, इसको जेम किन्स ने किया, किसने किया, जेम किन्स ने। शिकागो स्कूल 86 नंबर, शिकागो स्कूल के अर्थशास्त्रियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जानता है। इन जो शिकागो स्कूल कहते हैं, उसको बोलते हैं मौद्रिकवादी। जितने शिकागो वाले हैं क्या बोलते हैं, मौद्रिकवादी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, चलिए अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा प्रतिपादित मुद्रा मांग फलन का निम्नलिखित कौन सा निरूपण करता है। देखिए इतना लंबा चौड़ा तो ये सब देखेंगे, सब खिचड़ी दिया है, ठीक है, ये सब नहीं देखना है, हमको ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक है। हमको क्या ध्यान देना है यहाँ पर, ये होता है एम, ठीक है, एम बराबर होता है पी, फिर फंक्शन ऑफ ये होता है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर जो पी है एम बटा के पी होना चाहिए, तो एम बटा पी कहाँ है, यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब आते हैं 88 नंबर, निम्नलिखित में से किसका प्रभाव मुद्रा के पूर्ति प्रमाण पर निर्भर करता है। निम्नलिखित किसका प्रभाव मुद्रा
आपूर्ति के प्रमाण पर नहीं पड़ता है। तो इसका होता है पारिवारिक नगद मुद्रा। पारिवारिक नगद मुद्रा पर किसी भी प्रकार का मुद्रा पूर्ति का प्रमाण कर नहीं पड़ता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 87 का है, 88 का है ऑप्शन। नया क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, 99 नंबर। क्या गया भाई, 99 नंबर क्या कहता है, कार्यात्मक वित्त की धारणा किसने प्रतिपादित किया था। सबको पता है कार्यात्मक वित्त यानी एपी लर्नर, सबको याद हो गया कार्यात्मक वित्त, एपी लर्नर। अब देखिए सूची नंबर क्या है, अब 100, यानी कि हम लोगों ने करीब 60 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन और बचे हैं। चलिए इसमें क्या बोलते हैं, W.A. जेवेंस, हेयक, J.R. हिक्स, हार्ट्रे। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसमें निम्नलिखित में से कोड को उन पर बिल्कुल चेंज किया, यानी कि क्या करना है, मिलान करना है। उसका मिलान कीजिए आप लोग फटाफट। चलिए देखिए, जो W.A. जेवेंस है, ठीक है, इन्होंने क्या दिया था, सूर्य के धब्बे का सिद्धांत, सूर्य के धब्बे का सिद्धांत। क्लियर। और उसके बाद हेयक, हेयक ने क्या दिया था, हेयक ने दिया था अतिनिवेश का, इन्होंने दिया अतिनिवेश का। और J.R. हिक्स, सबको पता है J.R. हिक्स गुणक त्वरक के अंतःक्रिया से हो जाएंगे। और बचा हार्ट्रे, हार्ट्रे ने क्या दिया था, ये हार्ट्रे ने दिया था सीधे ये मौद्रिक सिद्धांत। हार्ट्रे ने क्या दिया था, मौद्रिक सिद्धांत। ठीक है, चलिए अब इसका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2, फिर उसके बाद हो जाएगा 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 101, व्यापार चक्र का वर्णन करने के लिए त्वरक सिद्धांत का प्रयोग किया गया है। यानी व्यापार चक्र का वर्णन करने के लिए त्वरक सिद्धांत का प्रयोग किसने किया है, एरो ने किया, हिक्स ने किया, किन्स ने किया, या जेवीसी द्वारा किया गया। ठीक है, जब देखिए व्यापार चक्र में क्या है, त्वरक, यानी जब ही गुणक त्वरकवाद, ये क्या है, हिक्स ने किया। ठीक है, बैड बेगन प्रभाव जिसके निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, जीवन चक्र पर अगर बनाया, नहीं भैया ये जीवन चक्र है, किससे है, ये मोदिग्लानी से है। ठीक है, और अस्थाई आय परिकल्पना, अस्थाई परिकल्पना कौन बताता है, ये मिल्टन फ्रीडमैन का है। और जीव निरपेक्ष है, निरपेक्ष है आपका किन्स का है। और सापेक्ष है, ये है इसी से, इसी में सापेक्ष में ही जुड़ा है बेडवेगन प्रभाव, जिसको कि अपना किसने दिया, जेम्स ड्यूजन बेरी ने। किसने दिया था, जेम्स ड्यूजन बेरी ने दिया था। सापेक्ष क्या बोलते हैं उसको, सापेक्ष आय परिकल्पना। तो उसमें उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि अ, कि अगर व्यक्ति जिससे क्या होता है, उपभोग बढ़ाता है, उपभोग बढ़ाने के बाद उसकी जब आय घट जाती है तो वो उतना क्या होता है, वो कम नहीं कर पाता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था कि वो क्या कहता है, वो चाहता है कि मैं उसी पर हमेशा बना रहूँ जितना उपभोग करता हूँ। और उसके बाद क्या करता है, या फिर दूसरों क्या एक तरह से अनुकरण भी करते हैं। ठीक है, मतलब कि उसको देखा, उसका देखी देखा नहीं होता, सब लोग अपना उसी में कर लेते हैं। और जीवन चक्र में बताया था कि मतलब व्यक्ति जब उपभोग करते हैं, जब व्यक्ति उपभोग करता है तो उसकी जो आदत हो जाती है कि हमको इतना ही उपभोग करना है, लेकिन बाद में जब आय घट जाती है तो वो चाहता है कि उसकी जो आय जो है भले कम हो जाए, लेकिन वो उपभोग का जो है लेवल वो कम नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए अब 103 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण रोजगार के प्राप्ति में बाधक है। पूर्ण रोजगार प्राप्ति में कौन सा बाधक है, लोचशील मजदूरी दर, लोचशील कीमत, लोच अच्छी बेरोजगारी, या गैर लोचशील ब्याज दर। देखिए सब कुछ परिवर्तन होगा वो सही होगा, ठीक है, लेकिन गैर लोचशील ब्याज दर यही क्या है, ये क्या होता है, रोजगार की प्राप्ति में बाधक है। पूर्ण रोजगार की प्राप्ति में बाधक कौन सा है, गैर लोचशील ब्याज दर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 104 नंबर, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन अविकसित देशों के लिए निम्न स्तरीय प्रति व्यक्ति आय के लिए सही है। इसमें क्या है, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कम होती है, नहीं ये अमीरों के यहाँ होती है। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति अधिक होती है, उपभोग सीमांत मतलब शून्य होती है, कभी शून्य नहीं होती है। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति हमेशा अधिक होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब 105 नंबर क्या कहते हैं कि रोजगार के क्लासिकल सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये बचत को रिवाज दिशा मानते हैं। ठीक है, सही बात है। और कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, इससे पूछा क्या है, ये नहीं वाली बात को आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या है कि यह मानता है कि वास्तविक मजदूरी दर श्रम की सीमांत उत्पादकता के बराबर होती है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी है, यह मानता है कि समस्त पूर्ति बेलौचदार होती है। ठीक है, लेकिन ये भी बात सही है।
और अगला क्या कहता है कि यह मानता है कि मुद्रा एक परिसंपत्ति नहीं है। ठीक है, तो यही ऑप्शन क्या है, ये मुद्रा को क्या बोलते हैं, परिसंपत्ति मानते हैं, यानी ये ऑप्शन नंबर गलत, ऑप्शन नंबर डी क्या है, यही रॉन्ग है। चलिए 106 नंबर आते हैं। 106 नंबर क्या कहता है कि पूर्ण एवं अपूर्ण प्रतियोगिता का अंतर क्या है। पूर्ण एवं अपूर्ण प्रतियोगिता का अंतर क्या है। देखिए ये है ए आर वक्र। ठीक है, ये ए आर वक्र ही पूर्ण और अपूर्ण प्रतियोगिता का अंतर है। ठीक है, औसत रेवेन्यू यानी कि एवरेज रेवेन्यू जो है। ठीक है, अब 107 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि किसी वस्तु की कीमत 20 रुपये की मांग तथा लचीलता 2.5 है तो उत्पादनकर्ता की सीमांत आय क्या होगी। तो इसको हम लोग देखते हैं। अब दोनों उत्तर रट लिया होगा। ठीक है, 12 रुपये। ठीक है, तो लेकिन हम लोग इसको हम लोग एक बार करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसका सूत्र है यानी कि वस्तु की कीमत कितना है, यानी पी का मान कितना दिया है, पी बराबर 20। ठीक है, लोचशीलता क्या है, यानी इलास्टी ये है 2.5। फार्मूला सबको पता है, ई बराबर होता है पी बटा के पी माइनस पूछा है सीमांत आगम, यानी एम आर पूछा है। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट कर देंगे, पुट करिए वैल्यू, तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, ये 2.5 इधर हो जाएगा। ठीक है, फिर इधर ये हो जाएगा 20 माइनस एम आर। क्लियर। अब देखिए, अब इस सबको इधर उधर भेजेंगे। ठीक है, तो जो आपका जो इधर है ये हो जाएगा 20 माइनस एम आर फिर बराबर। ठीक है, बराबर हो जाएगा 20 बटा के 2.5। तो इससे जब 2.5 से हम काटेंगे तो ये आएगा 8 है, कितना आएगा 8। ठीक है, अब एम आर यहाँ से 20 है तो 20 को उस पर भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस एम आर बराबर 8 माइनस 20 माइनस एम आर बराबर हो जाएगा आपका -12। माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, यानी मार्जिनल इसका मान कितना आ जाएगा 12। ये फार्मूला याद कर लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें दिया है पूर्ण प्रतियोगिता में यक्स वस्तु कीमत 25 है और 200वीं इकाई की सीमांत आगम क्या होगी। देखिए जो सीमांत जो रेवेन्यू होता है वो क्या होता है, वो कीमत के बराबर होता है। ठीक है, इसमें सब पी बराबर होता है, ई एम आर होता है, एम सी होता है। ठीक है, तो सब बराबर, यानी पी के बस फॉर्मूला नहीं दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 109 नंबर। जिस उद्योग की दीर्घकालीन आपूर्ति वक्र क्षैतिज होती है वो क्या है। जिस उद्योग की दीर्घकालीन आपूर्ति वक्र क्षैतिज होती है, स्थिर लागत उद्योग, वर्तमान लागत उद्योग, हास्यमान लागत उद्योग, कार्यकुशल दस उद्योग। ठीक है, यानी आप क्वेश्चन क्या दिया, जिस उद्योग की दीर्घकालीन आपूर्ति वक्र क्षैतिज होती है। ठीक है, क्या बोल रहा है उसमें, तो वो क्या होता है, उसको बोलते हैं स्थिर लागत उद्योग। ठीक है, जब क्षैतिज हो क्या होगा तो स्थिर लागत उद्योग। ऑप्शन नंबर इज राइट है। अब 110 नंबर क्या कहता है, एकाधिकारी के अंतर्गत कौन सा कथन सत्य है। एकाधिकारी के अंतर्गत कौन सा, जब एकाधिकारी जब होता है तो उसका जो एवरेज रेवेन्यू, ये आप देख रहे हैं, ये हो गया, ये ये हो गया इधर से। ठीक है, और ये हो गया आपका ए आर, और ये हो गया, अरे नहीं ये गलत बन गया, जैसे हो गया, ये हो गया, ये हो गया ए आर, ये हो गया एम आर। ठीक है, तो ये हमेशा क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, और वो जो था वो एम आर एम सी था। चलिए अब आते हैं 111 में क्वेश्चन। एक फर्म द्वारा एक फर्म द्वारा श्रम को भाड़े पर रखने की लागत क्या कहलाती है। ठीक है, एक फर्म को श्रम को भाड़े पर रखने की लागत क्या कहलाती है। सुस्पष्ट लागत, अंतर्निहित लागत, सीमांत लागत या कुल लागत। तो इसको बोलते हैं सुस्पष्ट लागत। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सुस्पष्ट लागत। चलिए टाइमिंग बीत रही है,
40 मिनट होने वाले हैं। 112 नंबर क्वेश्चन, अनुपातिक अधिप्रतिफल इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल किसे कहते हैं, किसके कारण होता है? यानी कि जो जो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या होता है? बाह्य लाभकारी स्थितियों के स्थिति के कारण, बाह्य और लाभकारी स्थितियों के स्थिति के कारण, बाजार स्थितियों की अति अपेक्षाओं के कारण, उत्पाद की मांग की वृद्धि होने के कारण। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्या कहता है कि इसमें बोलता है कि ये क्या होता है, जो बाह्य लाभकारी स्थितियों के स्थिति कारण इंक्रीजिंग कब होगा, यानी कि आपका जो लाभ कब होगा जबकि लाभकारी स्थितियाँ होंगी, ठीक है। और लाभकारी स्थितियों के लिए वो क्या होगा, वो डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं 113 नंबर क्वेश्चन पे। 113 नंबर क्या होता है, काब डगलस उत्पादन फलन में क्यू बराबर ए एल अल्फा के 1 - ए अल्फा हेतु तो प्रतिस्थापन की लोचशीलता क्या होगी, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं कि इस प्रतिस्थापन की लोचशीलता क्या होती है? देखिए, जब भी होता है एक माना हुआ, जब भी का प्रतिस्थापन जो होता है इसका मान क्या होता है, एक होता है, ठीक है। चलिए 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मूल्य एवं पूंजी नामक पुस्तक लेखक कौन है? मूल्य एवं पूंजी सबको पता है, ये है J.R. हिक्स, ये हिक्स की पुस्तक है। मूल्य और पूंजी उसको क्या तो इंग्लिश में होता है, उसी को घुमा फिरा दिया है, ठीक है। अब चलिए आते हैं 115 नंबर क्वेश्चन। आदर्श उपभोक्ता के व्यवहार की व्याख्या करते हुए किसने क्षीण क्रमांकन सिद्धांत को माना है? यानी आदर्श उपभोक्ता की व्यवहार की व्याख्या करते हुए किसने क्षीण क्रमांक सिद्धांत के रूप में माना है? तो एडम स्मिथ है, एडल्फ अल्फ्रेड मार्शल है, सैमुअल्सन है या J.R. हिक्स है, ठीक है। तो क्रमीकरण क्षीण क्रमीकरण तो जिसको मानते हैं J.R. हिक्स, कौन मानते हैं? J.R. हिक्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक मांग रेखा पर ऊपर से नीचे की तरफ जाने की मांग की लोच, एक मांग रेखा पर ऊपर से नीचे की तरफ जाने की मांग लोच क्या कहती हैं, क्या कहते हैं इसको? इसको बोलते हैं मांग की लोच क्या घटती जाती है, जिससे ये रेखा है, ठीक है। अब ये नीचे जाएंगे तो क्या है, मांग की लोच घटती जाएगी, ठीक। सबको पता है अनंत हो गया, फिर इधर से ये आपका एक हो गया, फिर यहाँ पर माइनस हो गया, फिर ये जीरो हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए 170 नंबर क्या कहता है, रेखी अधोमुखी मांग वक्र की रेखा पर लोच गुणांक का मूल्य बदलते हैं क्योंकि, मतलब जो रेखी अधोमुखी मांग रेखा है उस पर लोच गुणांक क्यों बोलते हैं? तो ये है आपका सिग्मा क्यू सिग्मा पी के बदलते हैं, तो सिग्मा पी सिग्मा क्यू बदलते हैं, तो ये क्या होगा, ए बी दोनों बदलते हैं, ठीक है। यानी ये भी बदलते हैं, ये भी बदलते हैं, इसके कारण क्या होता है, उसके लोच के गुणांक के मूल बदलते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 118। यदि सीमांत आय क्या है, 20 है और इकाई है और कीमत 40 इकाई है, तो मांग की कीमत लोच क्या होगी, ठीक है। तो वही बात आ गई फिर से, वही ये भी हम लोग उस फार्मूले सॉल्व किया था। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, थोड़ा सा जगह बनाते हैं। जैसे हमने फार्मूला नहीं लिखा था अपना, ई बराबर हो जाएगा यहाँ पर पी बटा के पी माइनस, तो सीमांत आय यहाँ ये मार का मान, ठीक है। तो पुट कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 40, यहाँ भी 40, यहाँ 20 घट जाएगा, तो इसका आ जाएगा आपका 40 बटा के 20, जब काटेंगे तो ये 2 बार जाएगा, ठीक है। यानी इसका मान 2 रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए 21 से अधिक, ठीक है। 118 का ए हो जाएगा 21 से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आखिरी के दोनों क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, 119 नंबर, मांग की धारणा में किसका मत है? मांग की धारणा किसका, स्थान का, समय का, कीमत का या इन तीनों का? देखिए मांग की धारणा में सभी चीज़ें मैटर करती हैं, यानी इन तीनों का। आते हैं 120 नंबर आखिरी क्वेश्चन, मांग तालिका क्या प्रदर्शित करती है? मांग तालिका क्या प्रदर्शित करती है? मांग की मात्रा तथा मूल्य के में फलनात्मक संबंध, मांग तथा पूर्ति की मात्रा में फलनात्मक संबंध, विभिन्न समय बिंदुओं पर मांग की मात्राओं का तालिका के माध्यम से प्रदर्शन, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी है
विभिन्न स्थानों की मांग की मात्रा की तालिका में प्रदर्शन। ठीक है, तो इसका राइट उत्तर क्या होगा? देखिए, इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन क्या है? ये विभिन्न बिंदुओं पर, ठीक है, जो मांग तालिका है, विभिन्न समय बिंदुओं पर मांग की मात्राओं का तालिका के माध्यम से प्रदर्शन, यानी जो जितने भी हैं, जो विभिन्न समय बिंदुओं पर मांग की मात्राओं की का तालिका से माध्यम संबंध, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने ये 120 क्वेश्चन पूरे कर लिए और फटाफट, और जो कि 45 मिनट के अंदर में हम लोगों ने 120 नहीं, सॉरी 80 क्वेश्चन को हमने कवर किया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तैयारी करते रहिए जम के।